नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जो कि 3 नवंबर 2023 को आयोजित होना निर्धारित हुआ है। इस सर्वे यानी इस परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 9 अभ्यास टेस्ट पेपर यानी 9 सप्ताह तक कंटिन्यू चलेंगे ये, और उसके बाद में 3 मॉक टेस्ट पेपर हल करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चे इस सर्वे में यानी इस परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के स्वरूप को समझ सके और तद अनुसार उन्हें हल करना सीखें। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इस सर्वे में यानी इस परीक्षा में SEAS में आने वाले प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से कम समय में हल कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। इसके पहले हमने अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 1 अपलोड कर दिया है, जिसको आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, जो आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे 3 बिंदु मिलेंगे, उसके बाद लिखा रहता है मोर, उसे आप क्लिक कर देंगे तो नीचे जो विंडो खुलेगी वही कहलाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 2। इस टेस्ट पेपर में कुल प्रश्न होंगे 40 और उन्हें हल करने के लिए समय दिया जाएगा लगभग 90 मिनट। इस प्रकार से आप अपने नाम, अपना जो क्रमांक है, शाला का नाम है आदि की पूर्ति करें, और पूर्ति करने के बाद में इस टेस्ट में किस विषय के कितने प्रश्न होंगे वह आपको बता देता हूं। कि पहला भाग होगा हिंदी का, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक होंगे। भाग 2 में गणित होगा, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे। भाग 3 में विज्ञान होगा, इसके भी 10 प्रश्न होंगे, और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के भी 10 प्रश्न होंगे। इस वीडियो में मैं थोड़ा क्रम चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं गणित, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स करके, कुछ फोन के द्वारा अवगत कराया कि सर पहले आप गणित का जो क्वेश्चंस हैं उसको हल करना सिखा दीजिएगा, बाद में फिर विज्ञान, हिंदी वगैरह जो प्रश्न हैं वो हम बाद में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित के प्रश्नों का हल। भाग 2 के अंतर्गत गणित निर्देश हैं, प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। जो उत्तर तालिका आपको दी जाएगी इस प्रश्न के अंत में, उसमें आपको लिखना है। यह अभ्यास टेस्ट पेपर क्रमशः परीक्षा होने के पहले तक चलते रहेंगे, उससे पहले सप्ताह तक, यानी कुल 9 अभ्यास टेस्ट पेपर होना है। उसके अंतर्गत ये दूसरा टेस्ट पेपर है। प्रश्न पहला है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? तो देखिए, शुभम ने जो कमरे की दीवार थी उसका 3 भाग में से 2 भाग है ना। 2/3 का अर्थ ये होता है कि 3 भाग कुल है, और 3 भाग में से 2 भाग जो है शुभम ने पेंट कर दी है। फिर उसकी बहन माधवी ने क्या किया है कि दीवार का जो 1/3 भाग था, ठीक है, वो पेंट कर दिया है। तो देखिए, 2 भाग तो पेंट कर दी इसने, शुभम ने, और 1 भाग पेंट किसने किया? उसकी बहन माधवी ने किया। तो ये तीनों भाग पेंट हो गए। तो पूछा गया है कि अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। जब तीनों भाग पेंट हो चुके हैं तो अब कोई भी भाग शेष नहीं है, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा उत्तर सही होगा।
कि कोई भी भाग शेष नहीं है। इनको जोड़ते हैं तो देखिए हम जानते ही हैं कि जिस भी भिन्न के हर समान होते हैं, ठीक है, तो उनके अंश जो है जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग लगाते हैं तो उत्तर आता है 1, यानी एक काम था हमारा जो पूर्ण हो चुका है। अगला प्रश्न है, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। कितनी सब्जी खरीदी? 10 किलोग्राम, जिसमें 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या थे? प्याज। 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर, और शेष जो है वे आलू हैं, बाकी जो आलू हैं। तो हमें आलू का वजन कितना है ये याद करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि जो सब्जी खरीदी गई है ना, उसका वजन हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर किलोग्राम और ग्राम दिया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं किलोग्राम और यहां लिख देते हैं ग्राम। ठीक है ना, ग्राम के नीचे ग्राम लिखते हैं और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखते हैं। जैसे प्याज 3 किलोग्राम 500 ग्राम खरीदा, हमने लिखा है यहां पर 3 किलोग्राम और ये हो गया आपका 500 ग्राम। क्या खरीदा? ये प्याज। ठीक है ना, फिर 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर खरीदा, ये लिखा हमने 2 किलोग्राम। अब देखिए 75 को हम इस प्रकार लिखेंगे 0.75 ऐसा, है ना। अब ऐसा नहीं ये 2 लिखा और 75 यहां लिखा, क्यों? कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं, है ना। इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ते हैं तो इनका जोड़ आता है 5 किलोग्राम 575 ग्राम। ठीक है ना। अब कुल सब्जी कितनी खरीदी थी? कुल सब्जी थी 10 किलोग्राम। देखिए यहां पर हमने लिखा किलोग्राम और यहां लिखते हैं ग्राम। ठीक है, तो 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। अब ग्राम कुछ नहीं है तो हम वहां पर लिख देंगे 000। ठीक है, अब शेष आलू है। अब इसमें से जो सब्जी हमने खरीद ली है उसे हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देते हैं, है ना। खरीदी सब्जी 5 किलोग्राम 575 ग्राम हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको हम घटाएंगे, यानी 4 किलोग्राम 425 ग्राम ये हो गया आलू का वजन। ठीक है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा? विकल्प ए 4 किलोग्राम 425 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है? अधिकतम से निम्नतम यानी कौन सा क्रम हो गया है? ये हो गया है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही क्रम। ठीक है, और इसी हम कहते हैं घटता क्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? घटता क्रम। ये अलग अलग नाम है, ये आपको याद होने चाहिए ताकि कोई सा भी शब्द आ जाए तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकें, है ना। अधिकतम से निम्नतम यानी अवरोही क्रम, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक है ना। अब यहां पर इनका जब हम अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो है ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब ये क्यों होगा वो देखिए कि देखिए दशमलव के बाद में हम जानते हैं कि यहां पर 4 4 4 लिखा है। ठीक है, दशमलव यह है हमारा, इसकी बाईं तरफ यहां होता है इकाई, है ना, दहाई हम जानते हैं। और दशमलव के जब हम जाते हैं दाहिनी ओर तो यहां आता है पहला जो स्थान होता है इसे हम कहते हैं दशांश। क्या बोलते हैं हम? दशांश बोलते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरा स्थान होता है इसको हम बोलते हैं शतांश। ठीक है, और तीसरा जो स्थान होता है इसको हम बोलते हैं
सहस्त्रांश, ठीक है, तो बोलेंगे हम सहस्त्रांश, यानी दशांश होता है 10वां हिस्सा होता है, इसका स्थानीय मान 1/10। शतांश का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी 1/100, और सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यदि इकाई में ढाई पे से कोई अंक होता, कोई संख्या होती है ना, तो पता है कि छोटी बड़ी हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहां केवल आपको दशांश, शतांश और सहस्त्रांश दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, जिसका दशांश बड़ा होगा, ठीक है, वह बड़ी संख्या हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पर कि दशांश यहां पर कितना है, 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है और यहां 3 है, यानी ये संख्या छोटी हो गई, लेकिन ये तीनों संख्या अभी बराबर दिखाई दे रही है। जब पहला अंक है ना, यानी दशांश बराबर होता है, तो फिर देखते हैं शतांश। आप देखिए यहां पर क्या हो गया, 4, फिर यहां आ गया 3 छोटा, और यहां कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये 0.4 का मतलब होता है इस प्रकार से, तो 0 हो गया, ठीक है। अब ऑलरेडी छोटी है, इसी प्रकार से देखते हैं, अब यहां क्लियर हो गया कि जब शतांश यहां 4 है या 3 है ना, और ये 0 है, अब यहां वाली 4 होगी तो मतलब नहीं है, क्यों कि दशांश छोटा था, ये संख्या छोटी हो गई। अब ये हो गया है, क्रम में आ गया है ना, यहां क्या हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और ये 0 हो गया, यानी घटते क्रम में है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। तार कितना है, 7/8 मीटर, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई है 1/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जो बड़ा तार है 7/8 मीटर, इसमें से एक टुकड़ा हमने काट लिया है, काट लिया मतलब कम हो गया है, इसको घटा देंगे, 1/4 हमने काट लिया है। अब ये हो भिन्न के घटाव, है ना, तो जब भी भिन्न के घटाव करते हैं या परमेशन के घटाव करते हैं, तो हर का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती। 8 और 4 का हम निकालते हैं लघुत्तम समावर्त, कितना आता है, 8 आता है। 8 का 8 भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा भाग, 1 का गुणा करते हैं 7 में, इस प्रकार से, है ना। 4 का भाग लगाते हैं 8 में, 2 बार जाता है, और इस 2 गुणा करते हैं 1 में, क्या हो जाएगा ये देखिए, 7 एकम 7, 2 एकम 2/8। 7 में से 2 हमने कम कर दिया, कितना बचा, 5/8। अब देखिए यहां पर 5/8 नहीं है, यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं वे दशमलव के रूप में है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी 5 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 में 8 का भाग लगाते हैं। अब 5 छोटा है, 8 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसकी हम शून्य लगाते हैं। अब जैसे शून्य लगाया, यहां लगाते हैं दशमलव, तो यहां उतार लेंगे 0। 8 का भाड़ा बोलते हैं 6 बार, कितना आता है, 48, इसमें से हमने घटा दिया, बचा 2। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हर अगले स्टेप पर हम एक शून्य ले सकते हैं, केवल एक शून्य, ठीक है ना। 20 हो गया, 8 दूनी 16, 20 में 16 घटाया, कितना आ गया, 4। अगले स्टेप एक शून्य ले सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, और ये जगह 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो 0.625, ध्यान रखिएगा कि दशमलव के अंक के बाद जो संख्या आती है उनके अंक अलग अलग बोले जाते हैं। 0.625 नहीं बोलना है, ये गलत होगा, इसे हम पढ़ेंगे 0.625 मीटर, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। अब देखिए, एक जो क्यारी है वो कैसी है, वर्गाकार है ना, और उस क्यारी में प्रति वर्ग मीटर
यानी 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम खाद लग रहा है। ठीक है, अब जो वर्गाकार क्यारी है उसकी भुजा है 8 मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो वर्गाकार क्यारी है उसका निकालते हैं हम क्षेत्रफल, है ना। वर्गाकार जो क्यारी है उसका क्या निकालेंगे हम, उसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, भुजा गुणित भुजा, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, समान होती है। अब भुजा है 8 मीटर, तो 8 गुणा 8 यानी 64 वर्ग मीटर, है ना। तो भैया 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम, तो 64 वर्ग मीटर में 64 किलोग्राम खाद खरीदना होगा, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 22 मीटर हो तो उसका परिमाप कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न में आपको दिया गया है क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, ठीक है। हमें ज्ञात करना है परिमाप, लेकिन परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें और क्या चाहिए, लंबाई दी है, हमें और चाहिए चौड़ाई। क्यों कि आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यदि हम परिमाप ज्ञात करना है तो चौड़ाई हमें चाहिए, तो चौड़ाई कहां से मिलेगी, हमें क्षेत्रफल से मिलेगी, ठीक है ना। तो चौड़ाई यदि ज्ञात करनी है, यदि आपको लंबाई दी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, लंबाई का भाग लगा देंगे। यानी 440 में हम क्या करेंगे, 22 का भाग लगाते हैं, 22 से काट दिया, 22 दूनी 44, शून्य के शून्य, यानी हो गया ये 20 मीटर चौड़ाई हो गई। बस अब चौड़ाई ज्ञात हो गई है तो हम परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 गुणा लंबाई कितनी है, 22 मीटर है, ये 22 आ गई, धन चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, ये 20 आ गई। पहले कोष्ठक हल करते हैं तो 2 गुणा 20 और 22 को जोड़ देंगे, ये हो जाता है कितना 42, और 42 दूनी 84 मीटर, ये हो जाएगा आपका परिमाप, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी हमारा है वह सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न में हमें परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दी है, और अब हम ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हमें लंबाई चाहिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कहां से निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे हम परिमाप से। तो हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है ना, ठीक है, वो क्या है, इस सूत्र आपको याद होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब परिमाप कितना है 130 है, ठीक है। अब 2 गुणा लंबाई हमारे पास में नहीं है, ज्ञात करनी है, धन चौड़ाई हमें दी है, इसका मान रख देंगे कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि ये गुणा क्रिया हो रही है, पक्षांतर करते हैं तो भाग, यहां क्या बचेगा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छंगे 12, 2 पंजे 10, ठीक है, कितना हो गया 65 हो गया। अब हमें लंबाई याद करनी है तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करते हैं धन का ऋण, यानी 65 में से 30 घटा देते हैं, कितना आता है ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी समझने के लिए यदि आपको ये सूत्र अच्छा आता है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 130 आपको दिया परिमाप, मालूम है कि दुगना होता है, इसको आधा कर दीजिएगा, ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये आधा कर दिया, है ना। अब आधा कर दिया है और चौड़ाई कितनी है 30 घटा दो भैया, बस ये इसको काट दीजिए आप, 65 में से 30 गए, बचेगा 35 सेंटीमीटर।
ये कब आएगा? जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये सूत्र याद होगा कि कैसे आया है, ठीक है ना। इतना पूरा करने सकता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कंसेप्ट को। अब हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई मेरी है 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से डायरेक्ट हमें गुणा करना है। सुनिए, पहले उतार दीजिए। 35 दिया होता है 105 एग्जाम में, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1050 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा, ठीक है। अब 1050 वर्ग सेंटीमीटर कहां पर है? विकल्प बी में है, इसलिए विकल्प जो बी है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? आप देख रहे हैं यहां पर एक आकृति दी गई है, इसमें ये भाग है आपका छायांकित, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित है और ये छायांकित है, और ये जो भाग है आपका है ये अछायांकित और ये भी अछायांकित है। अब पूछा गया है कि इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है। मतलब क्या होगा कि दोनों के क्षेत्रफल हम पहले निकालते हैं। तो देखिए यहां हम पहले निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं, ये एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है? आप देख रहे हैं यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला भाग है, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 5 गुणा 3, 5 दिया 15 वर्ग सेंटीमीटर, इसका हो गया क्षेत्रफल। फिर इसके बाद में ये जो आकृति है इसका देख लेते हैं। अब देखिए ये आयत है 7 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये जगह 7 गुणा 3 यानी 7 या 21 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में तीसरी आकृति ये है, इसमें देखिए लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। 5 गुणा 3 यानी 5 या 15 वर्ग सेंटीमीटर, इसका हो गया क्षेत्रफल। इसके बाद में चौथी जो आकृति है, इसमें देख रहे हैं लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 7 गुणा 3 यानी 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 और 2 7, यानी 72 है ना वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे अछायांकित वाला, है ना, अछायांकित, ठीक है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो सवाल बहुत ही कम समय कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, है ना। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, है ना। देखिए अब ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये 7 सेंटीमीटर लंबी है और 5 चौड़ी है, 7 बजे 35, ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, 35 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आकृति है इसकी लंबाई देखिए आप कितनी है? तो ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी है? बराबर है, क्योंकि तो आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए आप, ये भी 7 है, क्योंकि तो इसकी भी जो लंबाई है 7 है, ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक है ना। ये 7 हो गया, चौड़ाई कितनी हो गई? 5 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35, ये हो गया, ठीक है ना। आप दोनों जोड़ते हैं तो हो जाता है 70 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है अंतर। तो यह 72 में से 72 वर्ग सेंटीमीटर में से 70 वर्ग सेंटीमीटर हम घटा देते हैं, कितना बचेगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर जाएगा, ठीक है ना। इसको ये समझ लेंगे आप तो मौखिक भी कर सकते हैं, बस इनका लंबाई में चौड़ाई गुणा करते जाइए, यहाँ लिख दो इतना ही करना है और जोड़ दो, इसको इतना ही करना है, जोड़ दो घटा दो, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, स्कूल के हाल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हाल की छत को
सपोर्ट देने हेतु हाल के बीच में एक खंभा बनाया गया है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आएगा। देखिए, जो टाइल्स हमें लगानी हाल में, उसकी लंबाई कितनी है, 45 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हाल का निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई में चौड़ाई गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार हम सीधे सवाल करते हैं। शून्य आ गया, 45 दिया होता है 135। ठीक है, ये आपका 1350 वर्ग मीटर के आ गया, आ गया इसका हाल का। अब इस हाल में एक खंभा है जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर। तो जहां खंभा है वहां तो टाइल्स लगेगी नहीं, है ना। उसको क्या करेंगे, हम कम कर देते हैं। 1 वर्ग मीटर हमने क्या किया, कम कर दिया ना। 1349 वर्ग मीटर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही टाइल्स लगाई जाएगी। अब प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है, 680 रुपया। यानी 1 वर्ग मीटर टाइल्स लगाने खर्चा कितना है, 680 रुपया है। हमें टाइल्स लगानी कितनी, 1349 वर्ग मीटर में। 1349 में क्या करेंगे, 680 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये गुणा जब करते हैं तो ये गुणा आ जाएगा 9,17,320, है ना। तो इतने रुपए क्या होगा, खर्च होगा, और इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, 9,17,320 में खर्च आएगा। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है, इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्या करना है। ठीक है, ये आपके सामने गत्ता है, कार्डबोर्ड है ना। इसकी लंबाई है, अब देख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर, यहां से, है ना, यहां तक। ठीक, और इसकी चौड़ाई है, देखिए अब ये 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, यानी यहां से यहां तक। ठीक, अब इसकी जो भुजा है, इसमें क्या करा कि 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ाई है, ये वाला हाशिया है 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी, ये चारों तरफ छोड़ दिया है। ठीक है, और इतना ये भाग शेष बचा हुआ है। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि इस हाशिए का क्षेत्रफल कितना होगा। वो सिंपल है, पहले क्या करेंगे, ये पूरी आकृति का हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। अब हम डायरेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए लंबाई में चौड़ाई गुणा करते हैं, तो 8 बन जाए 40, यानी 8 लंबाई है, 5 चौड़ाई है, हमने गुणा कर दिया, कितना गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो शेष क्षेत्रफल है ना, शेष जो भाग है, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल कितना आएगा। देखिए, अब यहां से यहां तक तो हम जानते हैं, यहां से यहां तक कितना है, 8 है, लेकिन 1.5 इधर और 1.5 इधर छोड़ दिया है। तो देखिए 1.5 अगर 1.5 होता है, इस 2 गुणा के कितना गया, 3.0, यानी 3 सेंटीमीटर। यानी 8 सेंटीमीटर में से ये 3 सेंटीमीटर हिस्सा कम हो गया। कितना बचा, ये यहां से यहां तक का हिस्सा बचा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से हाशिया कितना है, 1.5 और 1.5, कितना हो गया भी, 3 हो गया। यानी यहां से यहां तक 5 है, 5 में से 3 घटा दिया, कितना बचा, 2, यानी ये चौड़ाई से हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक ये वाली चौड़ाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब लंबाई का चौड़ाई गुणा करते हैं। ठीक है, 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है छायांकित जो दिख रहा है, इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, और छायांकित भाग ही हमारा हाशिया है। ठीक है, तो यहां पर 30 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका भाग है हिंदी। अब देखिए हिंदी के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर एक आपको सारणी दी गई है,
तालिका दी गई है और तालिका में विभिन्न खेल हैं, उनकी विशेषताएं हैं और उस खेल में लगने वाली सामग्री या अन्य आवश्यकता के बारे में पूरा एक चार्ट आपको दिया गया है ना, एक तालिका दी गई है। तो हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिससे कि आप समझ पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकें। जो भी तालिका दी है तालिका आप पढ़ सकें और तालिका पढ़ करके उसमें दी गई जानकारियों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर सकें। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि इस तालिका को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो नीचे जो प्रश्न आ रहे हैं उसके उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। आगे तालिका को पढ़ें और इन उत्तरों को समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं। जो भारतीय खेल हैं उनके बारे में पूछा गया है, कुछ खेल भारतीय नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आया कबड्डी और खो खो। विकल्प सी हमारा ये उत्तर होगा। ये 2 खेल जो है विशुद्ध भारतीय है। प्रश्न दूसरा है उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है कबड्डी। कहीं भी खेल सकते हैं, है ना। इसके लिए यदि 2 खिलाड़ी होते हैं तो खेल शुरू किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है, वह है खो खो। प्रश्न 4 कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है, वह है गेंद। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यह जो खेल है बिना सामग्री के खेले जा सकता है, ठीक है ना। कबड्डी में किसी सामग्री आवश्यकता नहीं होती है। चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर तालिका में लिखना है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं एक चित्र है ना, पोस्टर इसे कहते हैं। अब पोस्टर को पढ़ना आना चाहिए, इसमें जो सूचनाएं दी गई हैं उन सूचनाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पोस्टर है, ऐसे पोस्टर के आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहा हूँ और यहाँ पर समझाने से कोई वो भी नहीं है ना। आप देख करके सिर्फ उत्तर लिख सकते हैं। देखिए उपयुक्त जो सामग्री है इसके आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वह है कि बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य क्या है। तो उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, ठीक है, और दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। यानी पहला कथन और दूसरा कथन सही है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 8 सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से सही विकल्प हो जाएगा व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। पोस्टर जो है उसके आधार पर सही कथन चिन्हित करें। तो देख रहे हैं कि दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है, ये पोस्टर का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा। ये हिंदी के 10 प्रश्नों के हैं। अब हम आगे विज्ञान विषय के जो है अब हम भाग 3 विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है चित्र अनुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी और दूसरा खाली लेकर के मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। देखिए ये 2 कप है ना। पहले में क्या है पानी जल, ठीक है, दोनों ले लिए हमने, और दूसरा ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी कागज का कप है, ये भी कागज का कप है। अब एक मोमबत्ती है, इसको जलाया है और जलाने के बाद में दोनों रखा गया है। तो दूसरा कप क्या करता है आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। अब उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा सत्य है, सही है।
पहला कथन है कि कागज के कप को दी गई उष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा कथन है कि जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए यहां पर दोनों ही कथन सत्य हैं, है ना, दोनों कथन सत्य है। तो कागज का जो कप है उसमें जो उष्मा दी जा रही है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है, ठीक है। और जल होने के कारण ताप जो है ना, जल होने के कारण क्या होता है, कागज का जो ज्वलन ताप होता है वहां तक ज्वाला का ताप पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा। प्रश्न 2, मैं एक वाद्य यंत्र हूं, मुझमें ध्वनि कंपित तानी झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूं। देखिए निम्न में से 4 यंत्रों में से किस यंत्र में ध्वनि कंपित तानी झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका सही जवाब है तबला। तबले के ऊपर आपने देखा होगा, है ना, जैसे तबला होता है तो यहाँ पर जो है ये झिल्ली ये रहती है, ये लगाई जाती है और इसके कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से सही विकल्प है दूरदृष्टि दोष। अब यहां पर कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये दूरदृष्टि दोष आपका उत्तर गलत है ना। देखिए इसमें क्या होता है, 2 दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। यहाँ उल्टा होता है, ऐसा नहीं है, है ना। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वह रेशा है कपास का, क्योंकि कपास होता है प्राकृतिक रेशा होता है और प्राकृतिक रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बाकी ये तीनों जो है ये कृत्रिम जो रेशे होते हैं, है ना, आर्टिफिशियल। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर उल्टा जो किया जाता है वह है बर्फ का पिघलना, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है ना, और द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जल बन जाता है, उसी जल को वापस हम फ्रिज में रख करके बर्फ बना सकते हैं, यानी ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न 6, दिए गए चित्र में बुझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं चित्र अ और ब में देखता है, इस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब देखिए चित्र यहाँ पे दिया गया है ना। अब ये चित्र अ है, इसमें जो नली है एकदम सीधी है, इसको मोड़ा गया है। अब बताइए किस चित्र में जो ये ज्वाला देख सकता है ना। तो देखेंगे केवल अ चित्र में विकल्प ये, क्योंकि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न 7, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 90 में 3 का भाग लगा देंगे अपन, है ना, इस प्रकार से। तो 3 3 9 शून्य के शून्य, यानी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विकल्प सी जो है हमारा जवाब होगा। 8वां प्रश्न है, अब देखिए बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वो अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र रखता है। परख नली अ को रखता है कहाँ, बाह्य क्षेत्र में, ब को रखता है मध्य क्षेत्र में, स को रखेगा आंतरिक क्षेत्र में, और द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में रखता है। तो पूछा यह गया है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। ये चित्र है, चित्र का अध्ययन करके हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देख रहे हैं, देखिए ये जो ज्वाला है, ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र है, सबसे बाहर वाला क्षेत्र है, ये सबसे गर्म भाग है, ठीक है। और ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं मध्य क्षेत्र, यानी इसका जो है ना, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, कम गर्म वाला है ना। और जो मध्य आंतरिक क्षेत्र यहां आता है वह भी कम गर्म वाला है। तो
जो क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होगा, है ना, उस परख नली का पानी सबसे पहले उबलेगा, यानी परख नली अ, यानी विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे गर्म भाग है ये वाला हिस्सा, है ना। ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म होता है। प्रश्न क्रमांक 9, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे उष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया है, कैसे पता लगा, है ना। तो यह संवेदन जो है उसे तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ले जाया गया है। प्रश्न 10, निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है, तापीय प्रभाव का, वह है विद्युत इस्त्री। देखते हैं, विद्युत इस्त्री यानी जिसे बोलचाल भाषा में बोलते हैं प्रेस। प्रेस को विद्युत द्वारा जब उसे प्रभावित करते हैं तो प्रेस क्या है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है तापीय प्रभाव। प्रश्न 4, सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत भी 10 प्रश्न इस टेस्ट में पूछे गए हैं, तो उसके उत्तर हमें देना है। प्रश्न पहला है, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं लेनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए। विकल्प 4 दे हैं, उसमें सही विकल्प है बी, क्योंकि वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं, क्या करते हैं। विकल्प 4 है, उसमें से सही विकल्प है खाद मिट्टी निर्माण की दर। तीसरा प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया है। तो यहां पर सही उत्तर होगा जनहित याचिका। प्रश्न 4, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ये भारतीय संसद का अंग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र, आपको बताना है कि इस क्षेत्र में कौन सी औद्योगिक गतिविधि दर्शाई गई है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो दिखाया गया है वह वस्त्र निर्माण, है ना, वस्त्र निर्माण की इकाई है ये। ठीक है, तो विकल्प भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 6, 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका, क्यों बचाया जा सका। इसलिए संभव हुआ क्योंकि 4 कारण दिए गए हैं, इस कारण में से सही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो मतपत्र में क्या होता है कि मतपत्र कागज में छपते हैं और कागज हम जानते हैं कि पेड़ों काट करके बनाए जाते हैं, इन पेड़ों से कागज बनते हैं। तो जब कागज का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो पेड़ नहीं कटे, जब पेड़ नहीं कटे पेड़ बच गए हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है 2024। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं और विधानसभा चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं यदि कार्यकाल पूरा हो जाता है तो। प्रश्न 8, राजू के पास में 2 एकड़ कृषि भूमि है, वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दीवानी कानून, यानी विकल्प ए। प्रश्न क्रमांक 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। प्रश्न 10 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।